अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस की जो बुक है आपकी राजनीति विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस, तो उस बुक के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा 2024 में आने वाले हैं, वो कंप्लीट क्वेश्चंस मैं आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और इससे पहले मैंने कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की ऑल जो बुक हैं आपके हिस्ट्री हैं, आपके जियोग्राफी है और अर्थशास्त्र है, कंप्लीट जो बुक है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप उन वीडियोज को भी देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 की परीक्षा में आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चंस इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो 20 नंबर हैं वो आप पक्के कर सकते हैं और पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके 2024 की बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया तो इसके अलावा आपको राजनीतिक विज्ञान पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है वो पढ़नी नहीं पड़ेगी। और ब्लूप्रिंट पर आधारित यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो ब्लूप्रिंट है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित क्वेश्चंस हैं वो मैंने लिए हैं, तो वीडियो को पूरा देखना है। और यहां पर हम बात करें, सबसे पहले यहां पर हम बात करें प्रश्न संख्या 1, तो प्रश्न संख्या 1 है आपके कि श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, यानी श्रीलंका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं आपके। ए ऑप्शन में 1948 ईस्वी में, और बे में आपके 1949 ईस्वी में, और स ऑप्शन है आपके 1956 ईस्वी में, और द ऑप्शन है आपके 1961 में। तो इसमें करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी श्रीलंका है वो कब स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948 ईस्वी में। ये आपको अच्छे से तैयार करना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। और जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में हैं, तो दोनों माध्यम के जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे से तैयार कर सकते हैं। और विद सॉल्यूशन भी आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है, तो यहाँ पर आप इंग्लिश मीडियम का जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं, यानी इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट माना जाएगा। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको क्या दिया गया है कि बेल्जियम निम्न में से किस महाद्वीप का देश है, यानी जो बेल्जियम है वो कौन से महाद्वीप का देश होता है। तो यहां पर ए ऑप्शन में है यूरोप, बे में आपके उत्तरी अमेरिका, स ऑप्शन में आपके एशिया, और द ऑप्शन में आपके ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपके क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी बेल्जियम है वो निम्न में से कौन से महाद्वीप का देश है, यूरोप महाद्वीप का देश है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। और जो क्वेश्चन है वो आप इंग्लिश मीडियम में देख सकते हैं, यहां पर बेल्जियम इज ए कंट्री ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, और यहां पर 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, एशिया है और ऑस्ट्रेलिया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, यूरोप होगा, यानी ए ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार बोर्ड एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। इस बार 2024 की बोर्ड एग्जाम में इस क्वेश्चन के आपके 100% चांस हैं। ओके, यानी क्वेश्चन क्या है आपके कि बेल्जियम की राजधानी का नाम बताइए, यानी नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की जो राजधानी है, जो कैपिटल है उसका आपको नाम बताना है। तो बेल्जियम की जो राजधानी है उसका नाम क्या है, ब्रुसेल्स। ओके, तो ये आंसर आपको अच्छे से तैयार करना है, इसका आंसर होगा आपके ब्रुसेल्स। और इंग्लिश में आप देख सकते हैं नेम द कैपिटल ऑफ बेल्जियम, और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके ब्रुसेल्स होगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपके, क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्या दिया गया है कि श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है। तो श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपके सिहेलियों का। ओके, यानी श्रीलंका का सबसे प्रमुख सामाजिक समूह कौन सा है, सिहेलियों का। और अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें इंग्लिश मीडियम में, क्वेश्चन आपके इस प्रकार से आएगा कि विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट सोशल ग्रुप ऑफ श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा सिहेलियों का। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 5 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूं एग्जाम से पहले अपने सारे क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लिए, तो सामाजिक विज्ञान में जो राजनीतिक विज्ञान की जो बुक है जो आपके 20 नंबर की आती है, तो 20 नंबर आप पूरे कर सकते हैं, 20 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो देखिए बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है,
यानी बहुसंख्यकवाद क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है। तो बहुसंख्यकवाद यानी क्या होता है, एक प्रकार का मत है। बहुसंख्यकवाद क्या है, एक प्रकार का मत है और बहुसंख्यक समुदाय जिस प्रकार चाहे देश में शासन है वो कर सकता है, और बहुसंख्यक सामान्यतः अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की अवहेलना करते हैं। यानी बहुसंख्यकवाद क्या है, ये एक प्रकार का मत है कि बहुसंख्यक समुदाय जिस प्रकार चाहे देश में शासन कर सकता है और बहुसंख्यक सामान्यतः अल्पसंख्यकों की इच्छाओं और आवश्यकताओं की क्या करते हैं, अवहेलना करते हैं। और ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ इसका करेक्ट आंसर, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि नगर निगम के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है। तो नगर निगम का जो अध्यक्ष होता है, जो चेयरमैन होता है, उसको हम क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके मेयर। ओके, और ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, व्हाट इज द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कॉल। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, मेयर होगा। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 है आपके, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। संघवाद से क्या अभिप्राय है, यानी इसमें आपको संघवाद की परिभाषा लिखनी है, संघवाद की आपको परिभाषा बतानी है। तो संघवाद क्या होता है, संघवाद शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन केंद्रीय प्राधिकार और सरकार की अंगीभूत इकाइयों के मध्य होता है, इकाइयों के बीच होता है। कि संघवाद है वो शासन की वह प्रणाली है जिसमें सत्ता का विभाजन, बंटवारा केंद्रीय प्राधिकार और सरकार की जो अंगीभूत इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, उनके मध्य होता है, उनके बीच होता है। तो अच्छे से आपको ये वाला क्वेश्चन भी तैयार करना है, और ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं इस क्वेश्चन को, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो आप देख सकते हैं इंग्लिश में लिखा हुआ है। और उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 8 है आपकी, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, संघवाद की विशेषताएं लिखिए। तो संघवाद की 2 विशेषताएं आपको अच्छे से तैयार करनी है। तो यहां पर मैं बात करूं, 1 नंबर जो विशेषता है वो क्या याद रखनी है कि सरकार के 2 या अधिक स्तरीय पॉइंट है, इसको हेडिंग में डालना है। और इसके आगे लिखना है कि संघीय शासन व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसके विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के मध्य बट जाती है। सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था में 2 स्तर पर सरकारें हैं वो होती हैं, गवर्नमेंट होती हैं। एक सरकार है वो संपूर्ण देश के लिए मानी जाती है, और दूसरी जो सरकार है वो किसके लिए होती है, राज्य स्तर के लिए। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि सरकार के 2 या 2 से अधिक स्तर कौन से हैं। संघीय शासन है व्यवस्था में सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न अनुषंगिक इकाइयों के मध्य बट जाती है। और सामान्यतः संघीय शासन व्यवस्था है उसमें 2 स्तर पर सरकारें होती हैं। एक सरकार है वो संपूर्ण देश के लिए होती है, और दूसरी जो सरकार है वो किसके लिए होती है, राज्य स्तर के लिए। तो अच्छे से आपको ये भी तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करें, जो सेकंड विशेषता है वो आपको क्या याद रखनी है कि संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं, और देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना, इसके साथ ही क्षेत्रीय विभिन्नताओं का पूर्ण सम्मान करना, ये आपकी सेकंड विशेषता है। उसके बाद में देखिए ये वाला क्वेश्चन आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है विद इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 9, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष के पश्चात होती है। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 5 वर्ष, ब में आपको 10 वर्ष दे रखा है, स में आपके 11 वर्ष और द में आपके 20 वर्ष। तो भारत में जनगणना है वो कितने वर्ष पश्चात होती है, कितने वर्ष बाद होती है। तो ब ऑप्शन आपका सही होगा, यानी 10 वर्ष। भारत के अंदर जनगणना है वो कितने वर्ष बाद होती है, 10 वर्ष बाद। और ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है आफ्टर हाउ मेनी इयर्स इज द सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया। तो इसमें 10 इयर्स आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 है आपके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इंग्लैंड के राजकीय धर्म का नाम बताइए।
कि नेम द ऑफिशियल रिलीजन्स ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो राजकीय धर्म है उसका आपको नाम बताना है। तो इससे राजकीय धर्म का नाम क्या है? ईसाई धर्म। तो आपका सही उत्तर होगा इसमें ईसाई धर्म। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11 है आपकी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत ने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल क्यों अपनाया? कि भारत है उसने धर्मनिरपेक्ष शासन का मॉडल है वो क्यों अपनाया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है कि सांप्रदायिकता हमारे देश के लोकतंत्र के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। विभाजन के समय भारत पाकिस्तान में भयावह सांप्रदायिक दंगे हुए थे और हमारे संविधान निर्माता इस चुनौती के प्रति पूर्ण रूप से सचेत थे। इसी कारण उन्होंने धर्मनिरपेक्ष शासन है उसका मॉडल अपनाया। तो ये आंसर आपको लिखना है। ओके, और जो इंग्लिश में जो आंसर है वो आप देख सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन है, व्हाई डिड इंडिया एडॉप्ट द मॉडल ऑफ सेक्युलर गवर्नेंस। ओके, और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 है आपके, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि निम्न में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है भाई? ए ऑप्शन में राष्ट्रपति, ब में मुख्यमंत्री, स में सरपंच और द में आपके राजनीतिक दल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपके राजनीतिक दल। और उसके बाद में ये आपके इंग्लिश में लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन फॉर्मिंग पब्लिक ओपिनियन। ओके, और इसका करेक्ट आंसर भी आप देख सकते हैं। इसके चारों ऑप्शन आपको दे रखे हैं, प्रेसिडेंट, चीफ मिनिस्टर, सरपंच और पॉलिटिकल पार्टी। तो इसमें पॉलिटिकल पार्टी आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है आपके, फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान है। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांशीराम। तो इस रिक्त स्थान में आपको कांशीराम लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए द फाउंडर ऑफ बहुजन समाज पार्टी वाज। तो बहुजन समाज पार्टी का जो संस्थापक है वो कौन था? तो कांशीराम। ओके, यहाँ पर इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपके कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है आपके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, द मेन ड्राइविंग प्रिंसिपल ऑफ भारतीय जनता पार्टी इज। तो इसमें कल्चरल नेशनलिज्म आ जाएगा यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद आएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके, लघुत्रात्मक में क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स के अंदर कि राजनीतिक दल के कार्य लिखिए। तो राजनीतिक दल के 2 कार्य आपको अवश्य याद करने हैं। इसमें पहला कार्य है कि राजनीतिक दल है वो चुनाव लड़ते हैं। राजनीतिक जो दल हैं वो क्या करते हैं? इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं। और दूसरा जो कार्य है वो क्या है कि राजनीतिक दल सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। राजनीतिक दल क्या करते हैं? चुनाव लड़ते हैं, सरकार बनाते हैं और चलाते हैं। और ये आप इंग्लिश में देख सकते हैं विद सॉल्यूशन। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 है आपके, रिक्त स्थान दिया गया है, कौन सी शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है? यानी कौन सी शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लोकतांत्रिक। ओके, यानी इंग्लिश में हम बात करें तो डेमोक्रेसी, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जो राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। तो ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताए हैं 16 क्वेश्चन आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अगर आपको ये 16 क्वेश्चन अच्छे से तैयार हो गए तो आप 20 मार्क्स हैं वो पॉलिटिकल साइंस के, राजनीतिक विज्ञान से जो आपके 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बोर्ड परीक्षा 2024 में, वो आप पूरे कर सकते हैं। 20 नंबर आप फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।